हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है दैट इज द RDS, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है इसे हम बोलते हैं हाईली मेम्ब्रेन डिजीज, जो कि एक सीरियस लंग डिजीज और इसे हम डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं जो होता है। क्योंकि जो RDS है ये सीरियस लंग डिजीज इसलिए होता है, ये इसके अंदर जो लंग्स है इसका इमेच्योरिटी देखने को मिलती है। और आपको पता है लंग्स इज ए वाइटल ऑर्गन। जब बेबी बोर्न करता है आपको पता होगा कि उसके लंग्स इमेच्योर होते हैं और इसमें जो लंग्स है उसकी इमेच्योरिटी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ में जो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर व्हाट इज दिस सर्फेक्टेंट, कि ये सर्फेक्टेंट क्या होता है। तो डियर, सर्फेक्टेंट एक लाइपोप्रोटीन ग्रुप का पार्ट होता है जिसे इसका जो नेचर बोले वो होता है फॉस्फोलिपिड। जो सर्फेक्टेंट होता है देयर आर टू टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट, फर्स्ट वन इज द लेसिथिन एंड सेकंड वन इज द स्पिंगोमाइलिन। ये दोनों सर्फेक्टेंट होते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है। तो बेटा सर्फेक्टेंट का काम होता है जो हमारी एल्वियोलाई है, जो लंग्स की एल्वियोलाई है, इनका सरफेस टेंशन ये कम करता है, मतलब इनके ऊपर पड़ने वाले दबाव को कम करता है। और जब दबाव कम होगा तो जो हमारी एल्वियोलाई है वो कोलैप्स नहीं होती है, क्योंकि जो सर्फेक्टेंट है इसके दबाव को कम कर देता है। लेकिन यदि सर्फेक्टेंट की कमी हो जाएगी तो आपको पता है ऑब्वियस सी बात है, जब सर्फेक्टेंट कम हो गया तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, एल्वियोलाई के ऊपर प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, जिसके कारण एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती है। और जब एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, एल्वियोलाई कोलैप्स हो गई है, जिसके कारण बॉडी में देखने को मिलेगा हाइपोक्सिया। जब हाइपोक्सिया हो जाएगा तो जो पूरी पैथोफिजियोलॉजी जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे वो पूरी चेंज हो जाती है और सिम्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं सिंड्रोम, यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। और उसके अंदर देखने को मिलता है फिर हमें RDS। सबसे पहले हम सर्फेक्टेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ बताऊंगा सर्फेक्टेंट के बारे में कि सर्फेक्टेंट जो मैंने आपको बताया लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन, ये जो बेबी है जब उसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उस टाइम से ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये बेबी डेवलप हो रहा होता है उसके अंदर जो 20 वीक होते हैं, 20 वीक के ऊपर ये जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। 28 वीक के ऊपर इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो सर्फेक्टेंट है इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन देखने को मिलता है एट द 28 वीक। और 35 वीक के बाद में, आफ्टर 35 वीक जो सर्फेक्टेंट है इसकी एक्टिविटी बढ़ती है, इसकी सबसे एक्टिविटी बढ़ी हुई देखने को मिलती है आफ्टर 35 वीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है। आफ्टर 35 वीक जो सर्फेक्टेंट है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो ये सर्फेक्टेंट होता है बेटा, इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसमें जो लेसिथिन होता है ये 2 रेशियो में होता है और जो स्पिंगोमाइलिन होता है ये 1 रेशियो में होता है। ये था मैंने आपको इसका बेसिक बताया। अब नेक्स्ट आता है कि सर जो RDS हो रहा है इसका कौन से कारण होता है, ये किस कारण से डिजीज डेवलप होती है। तो जो RDS है, यदि हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो इसकी मेन एटियोलॉजी होती है, रिस्क फैक्टर हम बोल सकते हैं, वो 2 ही होते हैं। एक तो यदि कोई बेबी प्री टर्म है, प्री टर्म बेबी, और दूसरी एटियोलॉजी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो लेसिथिन है या जो सर्फेक्टेंट है जो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, इसको कुछ हार्मोन इफेक्ट भी करते हैं। जैसे मैं आपको 2 हार्मोन बताऊंगा, फर्स्ट वन इज द कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, और सेकंड वन इज द इंसुलिन। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है डियर, ये इसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द लेसिथिन या सर्फेक्टेंट। जो सर्फेक्टेंट है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, दैट इज द कोर्टिकोस्टेरॉइड। लेकिन जो इंसुलिन होता है इसमें ध्यान देने की जरूरत है आपको, तब आपको सेकंड एटियोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी बेटा। जो इंसुलिन होता है इट डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट, जो सर्फेक्टेंट है उसके प्रोडक्शन को घटाता है,
दैट इज द इंसुलिन। जो इंसुलिन है, जो सर्फेक्टेंट है, इसके प्रोडक्शन को घटाता है। तो मैंने फर्स्ट एटियोलॉजी बताई प्री टर्म बेबी, उसका कारण आप समझ लीजिएगा। मैंने यहां पर लिखा कि जो 35 वीक है, इसके बाद में जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ती है, मैक्सिमम एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन मैंने यहां पर कंडीशन लिख दी प्री टर्म बेबी, यदि कोई बेबी जो कि प्री टर्म है, और प्री टर्म बेबी का मतलब होता है बेबी बोर्न बिफोर 36 वीक, चाहे से वो 36 वीक पे हो या 36 वीक से पहले हो, दैट इज नोन एज द प्री टर्म बेबी। तो यदि बेबी प्री टर्म हो रहा है यानी 35 वीक से पहले तो वो बेबी डिलीवर हो गया, इसका मतलब इसकी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर सर्फेक्टेंट की कमी होगी ही होगी। सेकंड कॉज है बेटा बेबी ऑफ द GDM, यानी ऐसी मदर जिसके अंदर हो रखा है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यदि उसका बेबी है उसके अंदर भी ये जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, वो हमें देखने को मिलता है। पहले की पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको समझाई, क्योंकि प्री टर्म बेबी है मतलब उसके अंदर सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी बता रहा हूं कि हाउ डिजीज इज प्रोग्रेसिंग। जब सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो उसके लंग्स के ऊपर जो उसकी एल्यूलाई है उसके ऊपर सरफेस टेंशन बढ़ेगा। सरफेस टेंशन बढ़ेगा मतलब दबाव बढ़ेगा। जब दबाव बढ़ेगा बेटा तो जो प्रॉपर गैस एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। जब प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो इट मींस हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। जब हाइपोक्सिया हो जाता है तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है नेक्रोसिस, और उसकी जो एल्विलाई है वो कोलैप्स हो जाती है, और लास्ट में जाके हो जाती है कंडीशन जिसे हम बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है जो लंग्स है उसका पार्ट या पूरा लंग्स ही कोलैप्स हो जाता है। और जब लंग्स कोलैप्स हो जाएगा तो आपको पता है जो बेबी है उसके अंदर जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उस बेबी की डेथ हो जाती है। सेकंड है बेबी ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। मैंने आपको बताया कि देयर आर टू हार्मोन व्हिच आर इफेक्टिंग द लेसिथिनिया सर्फेक्टेंट। फर्स्ट वन इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लेकिन ये तो क्या कर रहा है सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। लेकिन सेकंड मैंने आपको बताया बेटा दैट इज द इंसुलिन, इट डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द लेसिथिनिया सर्फेक्टेंट। जब जेस्टेशनल डायबिटीज वाली मदर है यानी उसके अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल वो हाई है। जब ये ग्लूकोज का लेवल है ऑब्वियस सी बात है जब हाई होगा तो ये मदर से उस बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उसकी बॉडी में आ गया। जब बेबी की बॉडी में बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल आता है तो उसका पैनक्रियाज है उसके पास मैसेज जाता है कि पैनक्रियाज जी हमारे पास आ गया है ग्लूकोज, तो आप एक्टिव हो जाओ, और वो इस रेस्पॉन्स में क्या करेगा इंसुलिन सीक्रेट करेगा। ये पैथोफिजियोलॉजी बता रहा हूं आपको। जब इंसुलिन सीक्रेट होगा बेटा तो बात यहाँ पे आ जाती है फिर कि जो इंसुलिन है इट डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट। जब सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कम होगा वो पहले वाली पैथोफिजियोलॉजी वापस अप्लाई होती है, हाइपोक्सिया होगा, नेक्रोसिस होगा और लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, एटेलेक्टेसिस हो जाता है। तो मैंने आपको बताई इसकी इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी कि ये डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है। मैंने आपको बताया जर्नल इंट्रोडक्शन, सर्फेक्टेंट के बारे में बताया, इसकी इटियोलॉजी बताई। अब हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कि सिम्टम्स, कि जब ये डिजीज हो रही है तो इसके कौन कौन सी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स के अंदर बेटा ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो डिजीज है इसके सिम्टम्स में देखने को मिलता है। सिम्टम्स में फर्स्ट आता है वो आता है टैकिपनिया। टैकिपनिया क्यों देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है जो रेस्पिरेशन रेट होती है बढ़ जाती है मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट, इसे हम बोलते हैं टैकिपनिया। क्योंकि उस बेबी के जो लंग्स के अंदर एल्विलाई है वो कोलैप्स हो चुके हैं तो उसकी बॉडी कंपनसेशन करने में बार बार रेस्पिरेशन करवाएगी बॉडी। जब बार बार रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होती है और उस कंडीशन को बोलते हैं टैकिपनिया। दूसरा आता है एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का मतलब होता है कि जो ग्रंटिंग का मतलब होता है कि हमारी एल्विलाई कोलैप्स नहीं हो,
इसके कंपनसेशन के लिए जो हमारी बॉडी है वो एक कंपनसेशन मैकेनिज्म करती है, जिसमें जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ये कंपनसेशन मैकेनिज्म करता है। लेकिन जब हमारी बॉडी से श्वास छोड़ता है तब हमें एक साउंड सुनाई देती है जिसे हम बोलते हैं ग्रंटिंग, यानी एक ग्रंटिंग साउंड हमें सुनाई देता है, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये चाहता है कि एल्वेओलाई कोलैप्स ना हो, इसके लिए खुला रहना चाहता है। जब ये खुला रहना चाहता है तो हमारी बॉडी इसको खुला रखने की कोशिश करती है, तब एक साउंड सुनाई देता है, इसे बोलते हैं एक्सपीरेटरी ग्रंटिंग साउंड। थर्ड वन इज द इंस्पिरेटरी एक्सट्रैक्शन, यानी जब बेबी श्वास लेगा तो उसकी जो इंटरकोस्टल मसल होती है वो अंदर की तरफ जाती है, जबकि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी जो इंटरकोस्टल मसल होती है वो इसके ऑपोजिट काम करती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर इसमें देखने को मिलता है इंस्पिरेटरी एक्सट्रैक्शन, जो इंटरकोस्टल मसल है वो अंदर की तरफ जाती है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। और इसके साथ में देखने को मिलता है नेजल फ्लेयरिंग, क्योंकि बेबी को नॉर्मल ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आएगी तो बेबी फोर्सफुल ब्रीदिंग करेगा, और जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करेगा तो उसकी जो नोस्ट्रिल्स होती है वो हमें वाइडन यानी चौड़ी दिखाई देगी, क्योंकि उस बेबी को एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं फॉर द ब्रीदिंग, उसे श्वास लेने के लिए एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हमें देखने को मिलती है नेजल फ्लेयरिंग। दीज आर द 4 मेन साइन ऑफ द आरडीएस। इसके बाद में आप कुछ भी लिख दो, आप देख सकते हैं कि इसमें फिर हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, क्योंकि बेबी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टैकिप्निया हमने बता दिया, हाइपोक्सिया हमने बता दिया, लेकिन जो मेन साइनल सिम्टम है वो ये 4 ही होते हैं। टैकिप्निया मतलब उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट, और एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग साउंड हमें सुनाई देता है, क्योंकि जो एपिग्लोटिस है वो हमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसे खुला रखना चाहता है, इस चक्कर में एक साउंड सुनाई देती है, इसे बोलते हैं एक्सपिरेटरी ग्रंटिंग। इंस्पिरेटरी एक्सट्रैक्शन, जो हमारी इंटरकोस्टल मसल है वो अंदर की तरफ जाती है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। नेजल फ्लेयरिंग, बेबी को नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो एल्वेओलाई कोलैप्स हो चुकी है, इसलिए एक साउंड सुनाई देता है, इसलिए उसकी जो नोस्ट्रिल है वो वाइडन हो जाती है और हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। ये थे सिम्टम्स ऑफ द आरडीएस। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ द आरडीएस कि ये जो आरडीएस है इसको हम पहचाने कैसे, इसका पता कैसे लगाएं। उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ स्कैन कुछ में लेते हैं। इसका जो मेन आता है वो आता है सैक टेस्ट या बबल टेस्ट। इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा, हम लेते हैं 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, इसके अंदर हम मिलाते हैं 1 ml 95% एथेनॉल, और इसमें हम मिलाते हैं 0.5 ml नॉर्मल सलाइन, और इसे हम 15 मिनट तक सेक करते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं सेक टेस्ट। इसे 15 मिनट तक हम सेक करेंगे। जब अच्छे से ये सेक हो जाए तो हमारे पास आती है 2 कंडीशन, जिसमें आता है यदि बबल्स प्रेजेंट हैं, यदि बबल्स आ रहे हैं और यदि बबल्स अब्सेंट हैं, तो 2 कंडीशन आती है। बबल्स का मतलब होता है बेटा सरफेक्टेंट भी प्रेजेंट है, सरफेक्टेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट, और बबल्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब होता है कि सरफेक्टेंट जो है वो अब्सेंट है। जाहिर सी बात है कि जब सरफेक्टेंट प्रेजेंट है इट मींस बेबी के अंदर कोई आरडीएस नहीं होगा, और ये प्रीनेटल डायग्नोसिस है। जब बेबी मदर के अंदर होता है, जो मदर के अंदर उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब हम उसे एमनियोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन के थ्रू इसे करते हैं, तो इसमें पता चल जाएगा कि आरडीएस नहीं है। वही सेम एमनियोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन का ये एग्जांपल है। और यदि सरफेक्टेंट अब्सेंट है, यानी सरफेक्टेंट नहीं है, इसका मतलब लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस है, मतलब आरडीएस प्रेजेंट होता है। इसे आप समझ लीजिएगा कि जो सेक टेस्ट है इसमें हम लेते हैं 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड,
और इसमें हम मिलाते हैं 1 ml 95% एथेनॉल और ऐड करते हैं 0.5 ml NH। 15 मिनट तक इसे अच्छे से सेक करते हैं। यदि बबल्स प्रेजेंट है इट मींस सर्फेक्टेंट इज आल्सो प्रेजेंट, और सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है इसका मतलब कि जो सरफेस टेंशन है उसे रिड्यूस कर देगा, लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे, इसका मतलब आरडीएस भी नहीं होगा। यदि बबल्स एब्सेंट है इसका मतलब सर्फेक्टेंट भी एब्सेंट है, मतलब लंग्स कोलैप्स हो गए और आरडीएस प्रेजेंट होता है। सेकंड है एबीजी एनालिसिस। जो एबीजी एनालिसिस होता है उसमें जो PCO2 है उसका अमाउंट हमें बढ़ा हुआ मिल जाएगा, PO2 है उसका अमाउंट हमें डिक्रीज मिल जाएगा, तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर आरडीएस होने के चांसेस हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करके भी हम पता लगा सकते हैं। जब हम चेस्ट एक्सरे करते हैं तो हमें उसमें ग्लासी अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो आरडीएस होता है इसके अंदर हमें व्हाइट लंग्स या ग्लासी अपीयरेंस, लंग्स कांच के टुकड़ों की तरह हमें दिखाई देता है, ग्लासी अपीयरेंस दिखाई देता है चेस्ट का। तब हम पता लगा सकते हैं कि इस बेबी के अंदर आरडीएस है या नहीं। मैनेजमेंट में जो कंडीशन अराइज हो रही है उसी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। बेबी की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन थेरेपी देनी है बेबी को, और इसके साथ में हम उसे वेंटी में भी ले जा सकते हैं यदि उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। ये फिजिशियन डिसाइड करेगा, जो पीडियाट्रिशियन है वो डिसाइड करेंगे। और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन हमें मेंटेन करके रखना है, उसकी जो एयरवे मेंटेनेंस है उसे पेटेंट करके रखना है। साथ में कुछ मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, जहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ये बेटा जो सर्फेक्टेंट है इसके लेवल को बढ़ाते हैं, और जब सर्फेक्टेंट का लेवल बढ़ेगा तो जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा तो जो लंग्स है वो कोलैप्स नहीं होंगे, इसलिए हम उसके अंदर देते हैं बीटा मैथासोन दी जाती है। 12 mg देते हैं फॉर दी 2 days। जो बीटा मैथासोन है दिस इज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसलिए हम उसे बीटा मैथासोन देते हैं। कितना? 12 mg देते हैं 2 दिन के लिए। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इसके अंदर सर्फेक्टेंट के लेवल को बढ़ाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज द आरडीएस, जिसे मैंने आपको एकदम सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।